फिलिस्तीन की धमकियों, अमेरिका की अपील और हमास के हमलों से बेअसर इजरायल की पुलिस लगातार दूसरी रात यरूशलेम के पुराने शहर की अल अक्सा मस्जिद में घुस गई। एक दिन पहले भी इजरायल की पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनियों से मारपीट की थी और 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन कुछ घंटों बाद ही देर रात को इजरायल की पुलिस दोबारा अल अक्सा मस्जिद में जा धमकी और वहां फिलिस्तीनियों पर रबर बुलेट दागती नजर आई। एक वीडियो में इजरायल का एक पुलिसकर्मी तो मस्जिद के अंदर अपना निशाना ढूंढता दिखा और उससे बचने के लिए फिलिस्तीनी खंभों के पीछे छिपे नजर आए। इजरायल की पुलिस ने फिलिस्तीनियों को मस्जिद से खदेड़ दिया। इस बार भी इजरायल ने अल अक्सा मस्जिद में घुसने के पीछे वही वजह बताई जो उसने एक दिन पहले बताई थी और आरोप लगाया था कि फिलिस्तीन के लोग पटाखे और पत्थर लेकर मस्जिद में घुस गए थे और उन्होंने मस्जिद को अंदर से बंद करने की भी कोशिश की थी। अभी रमजान के महीने के साथ यहूदियों का त्योहार पासओवर भी शुरू हो गया है। इजरायल की पुलिस ने कहा कि इसलिए उसने अल अक्सा मस्जिद परिसर के चप्पे चप्पे पर डेरा डाल दिया और वो मस्जिद के दरवाजे पर ही पहरा देती नजर आई। पुलिस के डर से फिलिस्तीन के लोग मस्जिद के बाहर नारेबाजी करने लगे, लेकिन फिर पुलिस ने उन्हें भी भगाने के लिए तेज आवाज करने वाले बम छोड़ दिए। अल अक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, लेकिन अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम के जिस पुराने शहर में मौजूद है वो इजरायल के कब्जे में है। एक और मसला यह है कि मुसलमान जिसे अल अक्सा मस्जिद कहते हैं, इजरायल के लिए वो यहूदियों का धार्मिक स्थल टेम्पल माउंट है, मगर यहूदी वहां जा तो सकते हैं लेकिन पूजा करने का उन्हें अधिकार नहीं है। इसी वजह से अल अक्सा मस्जिद इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग का अखाड़ा बनी रहती है। और जब इजरायल की पुलिस ने दोबारा अल अक्सा मस्जिद पर धावा बोला तो जवाब में गाजा पट्टी से फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने भी एक बार फिर इजरायल पर रॉकेटों की बौछार कर दी। रॉकेट हमलों की वजह से दक्षिणी इजरायल के कई इलाकों में खतरे के सायरन बज उठे, क्योंकि सामने आई एक तस्वीर में गाजा पट्टी की तरफ से इजरायल के आसमान में एक रॉकेट आता दिखा। इजरायल की सेना ने दावा किया कि गाजा से जमीन से हवा में मार करने वाले 7 रॉकेट दागे गए। शक जताया जा रहा है कि रॉकेटों से इजरायल की एयरफोर्स के विमानों को निशाना बनाने की साजिश थी, लेकिन इससे पहले कि इजरायल को कोई नुकसान पहुंच पाता, सभी रॉकेट हवा में ही फट पड़े। इधर केंद्र सरकार ने गलत तरीके से विदेशी चंदा लेने के मामले में एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। ये संस्था सामाजिक गतिविधियों को चलाने के लिए रजिस्टर्ड है, लेकिन आरोप है कि ऑक्सफैम इंडिया ने विदेशों से मिले पैसों को अलग अलग संस्थाओं को ट्रांसफर करना जारी रखा, जबकि एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत इस तरह पैसों का लेन देन करना कानूनी तौर पर गलत है। उधर ताइवान की राष्ट्रपति की अमेरिकी संसद के स्पीकर से मुलाकात पर चीन तिलमिला गया। उसने बयान जारी किया कि अमेरिका और ताइवान की मिली भगत का चीन मुंहतोड़ जवाब देगा। वैसे ताइवान की राष्ट्रपति की अमेरिका जाते ही चीन ने बोल दिया था कि इससे ताइवान स्टेट की शांति खतरे में पड़ जाएगी। और कैलिफोर्निया से आई इन तस्वीरों ने चीन के जले पर नमक ही छिड़क दिया, क्योंकि ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अमेरिकी संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात की, जिसमें साई इंग वेन ने बयान दिया कि ये मुलाकात साबित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ताइवान अलग थलग नहीं पड़ा है। तो वहीं मैकार्थी ने भरोसा दिया कि अमेरिका से ताइवान को हथियार मिलते रहेंगे, जिसके बाद चीन बौखला गया। उसने साई इंग वेन और मैकार्थी की मुलाकात को वन चाइना पॉलिसी के लिए खतरा बता दिया। यही नहीं, उसने ताइवान को तगड़ा जवाब देने की तैयारी भी शुरू कर दी, क्योंकि ताइवान के राष्ट्रपति का अमेरिकी संसद के स्पीकर से मिलना वो भी अमेरिका में चीन के लिए बुरे संकेत देता है। यही वजह रही कि इन तस्वीरों को देखते ही चीन तमतमा गया। उसने कुछ ही घंटों बाद बयान जारी कर दिया, जिसमें चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि अमेरिका और ताइवान की मिली भगत से जो गलत काम होगा चीन उसका जवाब देगा और अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगा। यही नहीं, एक तरफ साई इंग वेन ने अमेरिका में कदम रखा और दूसरी तरफ चीन ने ईस्ट चाइना सी में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया, जिसने पिछले साल की ड्रिल याद दिला दी, क्योंकि तब वो ड्रिल पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद हुई थी। पेलोसी उस समय अमेरिकी संसद की स्पीकर थी, जिनके ताइवान से रवाना होते ही चीन ने अपनी खतरनाक मिसाइलें निकाल ली थी और ताइवान की घेरेबंदी कर दी थी। उस समय साउथ चाइना सी की हालत देखकर लगा था कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि चीन ने ताइवान को 6 तरफ से घेर रखा था और उसकी सीमा के पास खतरनाक मिसाइलें दाग रहा था, लेकिन जंग नहीं हुई। हालांकि चीन ने अपने तेवर से बार बार जताया कि ताइवान नहीं झुका तो आज नहीं तो कल जंग जरूर होगी। और एक बार फिर चीन ने वही बात दोहराई, क्योंकि ताइवान की राष्ट्रपति खुद अमेरिका पहुंची और उन्होंने वहां के नेताओं से मुलाकात कर ताइवान की ताकत बढ़ने का संकेत दिया। इधर कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें बीजेपी और जेडीएस के बागी नेताओं को भी टिकट दिया गया। कांग्रेस की इस दूसरी लिस्ट में 42 उम्मीदवारों के नाम है, जिसमें बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण भी शामिल हैं। उनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कुछ पूर्व विधायकों को भी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होंगे, 13 मई को चुनाव का रिजल्ट आएगा।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अतीक अहमद से जुड़ी हुई। अतीक अहमद के परिवार का एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अतीक के परिवार के कई लोग एक शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में न सिर्फ अतीक का भाई अशरफ है बल्कि उसका बेटा भी हवा में गोलियां दाग रहा है। ये वीडियो करीब 7 साल पुराना बताया जा रहा है जिसमें अतीक अहमद के परिवार के कुछ लोग खुलेआम फायरिंग करते नजर आए। दावा है कि करीब 2.5 मिनट के इस वीडियो में अतीक के परिवार वालों ने 100 से ज्यादा गोलियां चलाई, जिसकी वजह से वो पूरा इलाका थर्रा उठा। किसी शादी समारोह के इस वीडियो में इतनी गोलियां चली जिन्हें सुनकर लगा मानो किसी ने पटाखों में आग लगा दी हो। दावा किया जा रहा है कि वीडियो करीब 7 साल पुराना है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आरोप है कि इस वीडियो में अतीक के बेटे अली अहमद के अलावा उसके गिरोह के कई और शूटर भी शामिल हैं। वहीं इस घटना के बाद फरार चल रहे आरोपी असद और गुड्डू का भी एक पुराना वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि यह वीडियो पिछले साल का है जब ये दोनों उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए निकले थे। और इस वायरल वीडियो में उमेश पाल पर फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी असद भूरे रंग की शर्ट में नजर आ रहा है। इसके अलावा वीडियो में पुलिस पर बम से हमला करने का आरोपी गुड्डू मुस्लिम भी नजर आया। वीडियो में असद के ठीक बगल में सफेद शर्ट पहनकर वो भी चलता दिखाई दिया। दावा है कि ये लोग अतीक अहमद के बेटे अली के साथ चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मरियाडीह गाँव पहुंचे थे। अली इस वीडियो में सबसे आगे गले में गमछा डाले दिखाई दिया। इन दोनों आरोपियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा है। इस बीच गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को अग्रिम जमानत नहीं दी गई। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी का नाम उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की लिस्ट में शामिल है जो इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद फरार हो गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। उधर यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच मॉस्को में मस्जिद बनाने के मुद्दे पर रूस में गृह युद्ध छिड़ गया। पुतिन सरकार राजधानी मॉस्को में रूस की सबसे बड़ी मस्जिद बनवाना चाहती है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय को मानने वाले लोग इसके विरोध में, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने मॉस्को शहर में मौजूद एक चर्च को आग के हवाले कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चर्च से आग की भीषण लपटें और काले धुएं का गुबार निकलता दिखा। जबकि 4 अप्रैल को ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय से जुड़े लोग मस्जिद बनाने के फैसले के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए थे। यही नहीं, चेचन लड़ाकों ने भी एक वीडियो जारी कर मस्जिद बनाने पर जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया था। असल में रूस के ज्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय का हिस्सा हैं जो ये नहीं चाहते कि मॉस्को में मस्जिद का निर्माण हो। इसी वजह से ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच ठनी हुई है। इधर रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करते हुए रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया। इससे पहले मई 2022 के बाद से लगातार 6 बार रेपो रेट बढ़ाया गया, लेकिन इस बार क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा के बाद रिजर्व बैंक ने ऐलान किया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी रेपो रेट की दर 6.5% ही रहेगी। रिजर्व बैंक के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिल सकती है जो महंगे होम लोन की ईएमआई भर रहे हैं। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक देश के बाकी बैंकों को फंड देता है। इस बीच रेपो रेट की दर न बढ़ाने से रिजर्व बैंक के फैसले का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। आरबीआई के फैसले के बाद शेयर बाजार में तेजी दिखी और सरकारी बैंकों के शेयरों में भी काफी खरीदारी देखने को मिली। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 144 अंकों के उछाल के साथ 59,832 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 42 अंकों की बढ़त के साथ 17,599 पर बंद हुआ। उधर चीन में सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्री करीब 7 साल बाद मिले, क्योंकि 2016 में तेहरान में हुए विवाद ने ईरान और सऊदी अरब को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। लेकिन बदले हुए हालात में ईरान और सऊदी अरब ने अपनी रणनीति बदल ली, जिसकी वजह से पश्चिम एशिया के 2 मुस्लिम देश एक बार फिर दोस्त बनने की राह पर चल पड़े, जिसमें चीन ने भी बड़ा रोल निभाया, क्योंकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मुलाकात चीन में हुई। करीब 7 साल बाद हुई इस मुलाकात की तस्वीरें भी आईं, यानी पश्चिम एशिया में मुस्लिम देश एक साथ आ रहे हैं, जिसमें चीन का फायदा और अमेरिका और इजरायल का नुकसान है, क्योंकि